दिल्ली के मिडिल क्लास घर में जन्मी पूजा की शादी गौतम नाम के लड़के से होती है। सुहाग रात वाले दिन जैसे ही गौतम पूजा का घूंघट उठाता है तभी वो बोलता है, आज तुम किसी चांद से कम नहीं लग रही हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी सुहागरात है तो तुम्हारी सुहागरात पे तुम्हारा पति तुम्हें सब कुछ दे सकता है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। जी सच सच कह दो क्या? बोलो पूजा, क्या चाहिए तुम्हें। जी मैं थाईलैंड जाना चाहती हूँ। जैसे हर किसी का विदेश घूमने का सपना होता है, वैसे ही मेरा थाईलैंड जाने का सपना है। वहाँ जाकर वहाँ के सारे मंदिर देखना चाहती हूँ, मंकी फेस्टिवल देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थाईलैंड ले चलिए ना। ठीक है मेरी जान, थाईलैंड क्या, मैं तो अंतरिक्ष लेके चला जाऊँ तुम्हें। तुम बोलती तो सही। वैसे ये बातें छोड़ो और बाहों में आओ, बाकी बातें कल करेंगे। गौतम पूजा को अपनी बाहों में भर लेता है और कमरे की सारी लाइट को बंद कर देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। पूजा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपनी सास भवानी के साथ शॉपिंग पर जाती है। तभी पूजा अपने लिए बड़ी ही सुंदर बीच पर पहनने वाली एक कॉस्ट्यूम देखती है, जिसे देखकर भवानी बोलती है, हाय हाय बहू, अरे ये भी कोई पहनने की चीज है क्या? ना ढका हुआ है और ना खुला है। कुछ पता ही नहीं चलेगा इसे पहनकर। राम जाने आजकल के बच्चे भी ना जाने क्या क्या पहनने लगे हैं। बताओ। माँ जी ये ना बीच का कॉस्ट्यूम है, ये ऐसे ही होते हैं। आपको पता है थाईलैंड में लड़कियां जब बीच पे जाती हैं तो वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। और गौतम जी ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे थाईलैंड लेकर जाएंगे। आप जानती हैं माँ जी, जब मैं छोटी सी थी तब से मेरा थाईलैंड जाने का सपना है। और आपको पता है वहाँ जाने के तो वीजा की भी जरूरत नहीं है और हर जगह से थाईलैंड की फ्लाइट है ना आसानी से मिल जाती है। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे लड़की लड़की की तरह कपड़े पहनते हुए अच्छी लगती है, ये कटे फटे छोटे मोटे कपड़े पहनते हुए अच्छी नहीं लगती है। ना जाने क्या क्या खरीदने लगती हैं ये लड़कियाँ। अरे तू थाईलैंड जाए या हवाईलैंड जाए, लेकिन कपड़े तो ढंग के लेकर जा। इतना कहकर भवानी पूजा का मुंह बंद करवा देती है और पूजा को वो बीच कॉस्ट्यूम नहीं लेने देती। शॉपिंग पूरी होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। ऐसे ही एक शाम पूजा गौतम से बोलती है, गौतम जी इतने दिन हो गए हैं, बताइए ना हम कब थाईलैंड जाएंगे? पूजा तुम तो जानती हो ना कि शादी में कितना खर्चा हुआ है, और फिर लोन भी है हमारे ऊपर और मुझे लोन पे करना है। इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास और तुमको थाईलैंड जाना है। पर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा गौतम जी, तब तक मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगी? मुझे तो थाईलैंड जाने की क्रेविंग हो रही है और ये तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अरे पूजा थोड़ा तो इंतजार करो। अरे ले चलूंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं ले जा सकता। यार तुम मुझे ना समझने की कोशिश करो, अभी मुश्किल है। गौतम के कहने पर पूजा अपने दिल को थोड़ा समझा लेती है। जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ पूजा के दिल में थाईलैंड जाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने फोन में थाईलैंड की बीच के ब्लॉग देख रही होती है, जिसमें लड़कियां बिकनी पहनकर लड़कों की बाहों में बाहें डाले घूम रही होती हैं। ये सब देखकर भवानी पूजा से फोन छीनते हुए बोलती है, बहू ये सब क्या गंदी चीज देख रही है? छी छी छी, राम रे राम, कैसी बेशरम लड़कियां हैं। ना जाने क्या क्या पहनकर मर्दों के साथ घूम रही हैं। क्या माँ जी, मैं ना वीडियो देख रही थी। अरे जब मैं थाईलैंड जाऊंगी ना तो मैं व्लॉग बनाकर डालूंगी, फिर मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगी। क्या कहा तूने बहू? तू ये सब करेगी थाईलैंड जाकर? मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना बहू कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। आपके घर में चला कौन रहा है माँ जी? ये तो बस थाईलैंड जाकर करूंगी, घर में तो साड़ी पहनी ही रहती हूँ मैं। बहू तुझे लाज शर्म नहीं रह गई है क्या? कैसी बातें कर रही है अपनी सास के साथ? अगर तू ये सारी चीज करने के लिए थाईलैंड जा रही है ना तो मैं तुझे कभी थाईलैंड जाने ही नहीं दूंगी। तू लगा एड़ी चोटी का जोड़, थाईलैंड तो क्या मैं तुझे राजस्थान तक ना जाने दूं। माँ जी मैं थाईलैंड जाऊंगी तो जाऊंगी। थाईलैंड जाने का सपना है मेरा, जो अब पूरा होगा, और वो भी आपका बेटा करेगा और आपके बेटे के साथ जाऊंगी। वीडियो में लड़कियों को देखा है आपने बस, पर आपको पता भी है थाईलैंड में 90% लोग बौद्ध धर्म के हैं। आपको पता है थाईलैंड आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, उसे लैंड ऑफ द फ्री नाम से भी जाना जाता है। बुरी बात तो कोई सी भी नहीं है थाईलैंड में। अपनी ये थाईलैंड वाली पट्टी मुझे मत पड़ा बहू, तू चुपचाप जाकर रसोई में चाय बना। आई बड़ी थाईलैंड जाने वाली। अपनी सास की बात सुनकर पूजा मुंह मोड़ती हुई रसोई में चली जाती है और चाय बनाकर कुछ ही देर में अपनी सास को दे देती है। अब दिन हो या दोपहर, सुबह हो या शाम, पूजा की जुबान पर बस थाईलैंड जाने का नाम ही लगा रहता था।
धीरे धीरे करके पूजा पर उसका शौक इतना ज्यादा हावी होने लगता है कि वो अपने कमरे की दीवारों पर थाईलैंड की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा देती है और अपने फोन में 24 घंटे बस थाईलैंड के बारे में ही ब्लॉग्स, वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स आदि चीजें देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन पूजा फोन चलाते चलाते सोफे पर ही सो जाती है। तभी भवानी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाती है और पूजा जोर से बोलती है, थाईलैंड आ गया, थाईलैंड आ गया, मैं थाईलैंड पहुंच गई, मेरा तो सपना पूरा हो गया थाईलैंड जाने का। नास पीटी, आंखें खोलकर देख, तू अपने ससुराल में बैठी है। या माँ जी, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, आपको तो ना जाने मेरे सपने से दिक्कत क्या है। सपनों से निकलकर असल दुनिया में जीना शुरू कर दे बहू, और अपने घर के कामकाज पर ध्यान दे। भवानी की बात सुनकर पूजा उठकर अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन पूजा छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मीरा उसे छेड़ते हुए बोलती है, अरे क्या बात है पूजा, अभी तक तुम दिल्ली में ही भटक रही हो। मैंने तो सुना था तुम थाईलैंड जा रही हो। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बात ना फैल चुकी थी। कब जाओगी वैसे? चली जाऊंगी, अभी मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें लेकर जानी है मुझे, ऐसे थोड़ी ना चले जाते थाईलैंड। सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कुछ एयरपोर्ट पे रह जाए और तुम्हें फिर दिल्ली वापस ही आना पड़े। ऐसे ही मीरा और बाकी पड़ोस के लोग पूजा का उसके थाईलैंड जाने वाली बात को लेकर खूब मजाक बनाया करते थे, जिस वजह से आए दिन पूजा किसी न किसी से लड़ती ही रहती थी। गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी होती है। तभी गौतम आता है और बोलता है, क्या हुआ पूजा, तुम गुस्से में क्यों बैठी हो? होना क्या है, आपको तो पता ही है ना मुझे थाईलैंड जाने का कितना शौक है। जब आपने सुहागरात पे मुझसे वादा किया था तो मैंने सबसे कह दिया था कि मेरा पति मुझे थाईलैंड लेकर जाएगा, लेकिन इतना वक्त हो गया है, थाईलैंड तो क्या आप तो मुझे ढंग के रेस्टोरेंट में भी नहीं लेके जा रहे हो। सब लोग मेरे आए दिन मजाक बनाते रहते हैं, इसी बात को लेकर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूँ। तुम्हें जो भी करना है ना तुम वो करो। मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुका हूँ कि मैं अभी नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। इसके आगे तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ऐसे ही गौतम और पूजा में आए दिन थाईलैंड को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और एक दिन भवानी आती है और बोलती है, क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? और बहू, तू क्या कोई छोटी बच्ची है जिसे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है? अरे जब मेरे बेटे ने एक बारी तुझे कह दिया कि वो अभी थाईलैंड नहीं जा सकता, तो तू क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है? अरे इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन तेरी अकल घुटनों में ही है। अगर आज के बाद मैं थाईलैंड का इस घर में जिक्र सुन लूं, तो तेरी खैर नहीं है बहू। भवानी की बात सुनकर पूजा कुछ नहीं कहती और चुपचाप बस घर के कामों में लगी रहती है। वो ना तो ठीक से खाना खाती है और ना ही किसी से बात किया करती थी। अपनी बहू बेटे को ऐसे परेशान देखकर भवानी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूजा का जन्मदिन होता है। भवानी और गौतम मिलकर पूजा के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। गौतम हाथ में केक लेकर पूजा के पास आता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा। अरे यार गुस्सा छोड़ो यार, मान जाओ ना, तुम्हारा पति हूँ यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा मन पसंदीदा केक लेकर आया हूँ मैं। अरे मान जाओ मेरी जान। जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे अपना बर्थडे मनाना है। तभी वहाँ भवानी आती है और पूजा के हाथों में थाईलैंड की टिकट रखते हुए बोलती है, अगर बर्थडे नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, पर थाईलैंड तो जाना पड़ेगा। ये रही तुम दोनों की जाने की टिकट, मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। माफ करना, मैं समझ नहीं पाई, पर उस दिन मैंने तुझे इतना डांट दिया। आखिर सबकी ख्वाहिश होती है, और तू अपनी ख्वाहिश अपने पति से नहीं करेगी तो किससे करेगी? माँ जी अब कितनी अच्छी है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। थाईलैंड की टिकट, मैं थाईलैंड जाऊंगी, ये सोचकर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्या बताऊँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। चल चल जल्दी केक काट ले और तैयारी कर ले, कल की टिकट है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा जल्दी से केक कट करती है और अपने पति और सास को खिलाती है और फटाफट से थाईलैंड जाने की तैयारियों में लग जाती है। इसके बाद अगले ही शाम गौतम और पूजा थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ जाकर पूजा और गौतम खूब सारी मस्ती करते हैं और अच्छे से एक हफ्ता थाईलैंड में बिता कर आते हैं। और इस तरह पूजा का थाईलैंड जाने का सपना पूरा हो जाता है। कुसुम अपने बेटे नवीन से इसलिए परेशान रहा करती थी क्योंकि नवीन अपना कोई भी काम खुद से नहीं करता था। अब तो नवीन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी से पहले तो नवीन की माँ कुसुम ही परेशान थी। लेकिन अब नवीन की शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी सुजाता उससे परेशान रहने लगी थी। सुबह के 12 बज गए, लेकिन अब तक आपसे उठा नहीं जा रहा है। आज शादी को महज 1 महीने हुए हैं,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं और नहीं निभा पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब क्या चाहती हो? मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे साथ किचन में खाना बनाऊं क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम बिना बोले खुद का कुछ काम भी करो। मेरा काम मैं खुद कर लूंगी। अब सुबह के 12 बजे उठने के बाद कुसुम नवीन को खाना देती है। अब नवीन खाना लेकर ही सोफे पर बैठे हुए सोता हुआ मिलता है। तभी विमला का कुसुम के घर आना होता है। राम रे राम, कुसुम इसे क्या हो गया? देख तो जरा कैसे खाना लिए नींद ले रहा है। हे भगवान, ये लड़का ना जाने कब छोड़ेगा अपना आलसपन। अभी अभी इसे बहू ने उठाया है और अब मुझसे खाना मांगकर यहाँ नींद ले रहा है। कुछ भी कह कुसुम, इसके लिए आलस इतना ठीक नहीं है। इसे सुबह सुबह ही काम पर भेजा कर। वैसे कुछ भी कह, मैं बेटों के मामले में बड़ी किस्मत वाली हूँ। कुसुम और विमला नवीन की कामचोरी के और आलस के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी सुजाता आती है और नवीन के मुंह पर पानी मार देती है। कौन है? कौन है? ये तेरी माँ है और ये तेरी बीबी है। तो क्या तू इन्हें भी भूल गया? मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। नवीन कामचोर और आलसी तो था, लेकिन जब उसका मन होता या घर वाले ताना देते तो वो महीने में 15 दिन ऑफिस चला जाता था। अब देर शाम नवीन अपनी पत्नी सुजाता के साथ मार्केट जाता है। अब चलोगे भी जल्दी तो शायद मार्केट जल्दी पहुंचकर वापस भी आ जाए, क्योंकि आपको तो शर्म आ नहीं रही होगी अपनी सुंदर सी नई नवेली बीवी को ऐसे पैदल मार्केट ले जाते हुए। तो तुम क्या चाहती हो? हवाई जहाज मंगवा दूं अब तुम्हारे मार्केट जाने के लिए मैं? वो भी तुम्हारी बस के बाहर है। चलो जल्दी। अब दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुजाता शॉपिंग करने के बाद अपने पति नवीन के कंधों पर 2 झोले लटका देती है। अब नवीन धीरे धीरे चल रहा होता है और सुजाता फोन चलाते हुए आगे आगे चल रही होती है। अगर आज हम घर पहुंच गए तो सबको खाना मिल जाएगा, वरना सुबह यही चाय पीकर घर से निकल लेंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे यार, चल ही तो रहा हूँ। एक तो तुमने अपने पति को पति का दर्जा कम और नौकर की उपाधि ज्यादा दे रखी है। अब दोनों पति पत्नी बातें करते हुए लड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी सुजाता के पीछे से एक चोर आता है और वो सुजाता का फोन छीनकर भागने लगता है। मेरा फोन? चोर चोर! अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो! अरे फोन ले गया मेरा। अरे ये थैली लोगी तभी तो भाग पाऊंगा ना। हाँ, लाओ दो और जल्दी भागो उसके पीछे। नवीन सुजाता को दोनों थैले पकड़ा देता है और कुछ दूर भागकर रुक जाता है। अरे रोहित, तू यहाँ? यार भाई देख ना, तेरी भाभी का फोन, वो चोर लेकर भाग रहा है। उसे रोक ना यार। क्या बात है, अपना सारा काम जब इससे ही करवा लेते हो तो ये भी इसी से कह देते ना कि मेरे बदले शादी भी तू ही कर ले। इतना बोलकर सुजाता घर की तरफ निकल जाती है और नवीन रोहित के पीछे। अब सुजाता घर पहुंचकर खूब रोती है। माँ जी, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने आपके बेटे से शादी की थी। वो तो मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? आपके बेटे की आलस की वजह से चोर मेरा फोन छीन कर ले गया। क्या? और वो कहाँ है? फोन के पीछे भागने को कहा तो उनके दोस्त रोहित मिल गए। बस क्या था, उससे देख उनसे कहने लगे मेरी बीवी का फोन लेकर आ। इधर शाम के चोर के पीछे गए रोहित और नवीन घर करीब 10 बजे घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सुजाता अपने पति से कहती है, जी कहाँ है मेरा फोन? मिला चोर? आपने उसकी अच्छे से धुनाई तो की ना? अरे भाभी, मैं उसके पीछे भागा था लेकिन वो भाग चुका था, जिसके बाद नवीन ने कहा हम पार्क चलते हैं, तो हम पार्क चले गए। माँ जी, मैंने कहा था ना, अपने दोस्त से मिलने के बाद इन्हें ये भी याद नहीं होगा कि ये चोर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। नवीन जितना आलसी और कामचोर था, उससे कई ज्यादा फुर्ती उसे अपने दोस्त में दिखाई देती है। उसे देख पूरे दिन का सोया नवीन कहीं भी जाने को तैयार हो जाता था। अब अगले रोज विमला कुसुम के घर में एंट्री लेती है। कुसुम, ये ले लड्डू खा। तुझे पता है मैं दादी बन गई। क्या बात है विमला आंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू देख रही है ना विमला को, इसके बेटे की शादी को साल भर ही हुए हैं और यहाँ तुझे शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन तुझे अपनी सास के सुख का ख्याल ही नहीं है कि अपनी सास के लिए एक पोता पोती ला दूं। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा होगा आप अपने बेटे के बारे में एक बार याद करें कि वो कितना आलसी है। भला कोई इन सब काम में भी आलस दिखाता है क्या? कुसुम और सुजाता तो नवीन की हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक रोज सुजाता हॉल में आकर जैसे ही लाइट जलाती है, वैसे ही उसे करंट लगने लगता है
और सामने नवीन बैठा होता है और जो सुजाता की कोई मदद नहीं कर रहा होता। तभी कुसुम सुजाता को देखकर उसकी जान बचाती है। आलसी कामचोर, तू तो पहले से ही है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आती? तेरे सामने तेरी बीबी को करंट लगा हुआ है और तू बैठा आराम से देख रहा है। माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरा पति तो बिल्कुल नोबिता जैसा निकला। मुझे क्या पता था मेरे मनपसंद कार्टून का ये कैरेक्टर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अरे माँ, सच में इसे करंट ही लगा था ना। मुझे तो लगा ये मुझे गलत इशारे कर रही है। राम रे राम, क्या करूं मैं अपनी इस औलाद का। किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना किसी की जान जानी तो पक्की है। अब अगले दिन ही देर शाम नवीन का दोस्त रोहित नवीन को लेने उसके घर आता है और नवीन भी अपने दोस्त रोहित के साथ घूमने जाने के लिए तैयार बैठा होता है। दोनों देर शाम अपने एक तीसरे दोस्त के जन्मदिन में जा रहे थे। दोनों बाइक पर बैठे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रोहित नवीन से कहता है, भाई मैंने बाइक रोक दी है, तू जा केक ले आ सामने वाली दुकान से। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भाई, तू ही चला जाना। अपने भाई के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? अरे यार, सच कहती है तेरी मम्मी, तू एक नंबर का आलसी और निकम्मा हो गया है। बिल्कुल नोबिता जैसा कामचोर है तू। चल ठीक है, अभी जा, वरना हमें उसके घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। अब जैसे ही रोहित साइड में बाइक लगाकर केक की दुकान तक जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी सामने से एक ट्रक आता है और वो सीधा रोहित को ठोकर मार कर निकल जाता है। रोहित, रोहित। एक पल में ही सब बदल चुका था, क्योंकि रोहित को बहुत चोट आ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां रोहित को बचाया नहीं जा सका, जिसे देखकर नवीन को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसके आलसपन और कामचोरी का इतना बड़ा नतीजा होने वाला था, ये उसे भी नहीं पता था। अब नवीन अगली सुबह घर जाता है। आ गया निकम्मा, अब आ ही गया है तो ऑफिस के लिए निकल, सोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नवीन, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? माँ, मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, वो भी मेरी गलतियों की वजह से। मेरा दोस्त रोहित, उसे मैंने खो दिया माँ, सारी गलती मेरी है। ये तू क्या बोल रहा है? कल तो वो तेरे साथ ही गया था। हाँ माँ, मेरी आंखों के सामने वो बेसुध पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे आलस और कामचोरी ने उसकी जान ही ले ली माँ। मैं कहती थी आपको, किसी दिन आपका आलस बनना आपके लिए मुसीबत बनेगा। नवीन इस हादसे के बाद अपने साथ हुई चीजों को तो सुधार लेता है, लेकिन अपने दोस्त को कभी वापस नहीं ला पाता, जिसका दुख उसे जिंदगी भर रहने वाला था। शारदा बेगमपुर गांव में रहने वाली एक सीधी सादी औरत थी, जो कि अपने बेटे राकेश के साथ रहती थी। राकेश का गांव में एक बड़ा होटल था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तभी एक दिन वहाँ रजनी नाम की लड़की आती है। बंद करो ये होटल, यहाँ कोई भी चीज अच्छी नहीं मिलती है, हर चीज में मिलावट है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? दिखाई नहीं दे रहा है, बुलाओ जरा उसको। मैडम शांत हो जाइए और पहले मुझे सारी बात बताइए कि हुआ क्या है। आपके होटल का खाना खाकर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? अभी वो भी हॉस्पिटल में है और मैं आपके ढाबे पर केस करूंगी। मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी माँ से पूछने की कोशिश करिए कि उन्होंने ऐसा क्या खाया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, क्योंकि वो एक नहीं जो मेरे होटल का खाना लेकर गई हैं। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इस होटल के मालिक हैं? हाँ जी, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। तभी जब मैं आपके होटल की बुराई कर रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे बुरा आपके बोलने का नहीं लग रहा है, बल्कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है कि आपकी माँ की तबीयत मेरे होटल का खाना खाकर खराब हुई है। आप एक बार अपनी माँ से पूछ लीजिए, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो फिर करवा देना केस मेरे होटल पर। बिल्कुल, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं किसी को। रजनी राकेश से बहस कर रही होती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ होश में आ गई है। वो राकेश के साथ जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, बस कल रात में थोड़ा सा मिठाई ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई।
और होटल से लाया हुआ खाना भी नहीं खा पाई। ये आप क्या कह रही है माँ? इसका मतलब आपकी तबीयत होटल के खाना खाने से खराब नहीं हुई थी? नहीं बेटी, वो खाना तो वैसे ही रखा हुआ है घर पर। अपनी माँ की बात सुनकर रजनी राकेश की शक्ल देखने लगती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। मैं अपनी माँ की खराब हालत देखकर घबरा गई थी। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। राकेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रजनी भी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राकेश और रजनी रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ से इजाजत लेकर राकेश रजनी से शादी कर लेता है। रजनी अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तभी एक रोज शाम के समय राकेश होटल से घर लौटता है। तभी शारदा उससे कहती है, बेटा मैं क्या सोच रही हूँ, अपने गांव वालों को बहू के आने की खुशी में गांव वालों को दावत दे दूं, वरना गांव वाले ताना मारेंगे। माँ, मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं टाली है, तो आज कैसे टाल सकता हूँ? आपको जो दावत देनी है आप दे सकती हैं, लेकिन बस थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दिन मत लगाना, वरना गांव वाले बात बनाने लग जाएंगे। जी माँ, ठीक है। अपने पति और सास की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, जियो मेरी सासू माँ जी, मैं तो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, आपने मुझे खुद ही रास्ता दे दिया। काश आप जान पाते कि आप जिस दावत की बात कर रही हैं, वो आपकी चोर बहू की पहली दावत है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शारदा और राकेश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि रजनी एक चोर है। एक दूसरे को पसंद करने के कारण राकेश ने उसके बारे में कोई छानबीन नहीं की। दिन गुजरते हैं। तभी एक रोज शारदा की बहन कम्मो उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। शारदा मेरी बहन, कैसी है तू? मैं चारों धाम गई थी, आई तो पता चला कि तूने राकेश की शादी करवा दी है। हाँ दीदी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। मैं जल्दी ही आपको बुलाती, अपनी बहू की पहली दावत जो करनी है। कोई बात नहीं, उसमें भी आ जाऊंगी। अब मैं फ्री हूँ, तू कहेगी तो मैं यहीं तेरे घर रुक जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। दीदी, ना जाने कितना समय हो गया है हम दोनों बहनें साथ में नहीं बैठी हैं। हाँ ये तो है, क्या करे, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते हम अपने बारे में सोचना ही भूल गए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली दीदी, अब आप दावत तक यहीं रहेंगी। अरे देखो दीदी, बातों ही बातों में आपको अपनी बहू से मिलवाना ही भूल गई। ये है राकेश की पत्नी रजनी। रजनी को देखकर कम्मो सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजनी भी उसे देखकर अपना मुंह छुपाने लगती है। तभी कम्मो कहती है, शारदा, पता नहीं क्यों तेरी बहू की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है शायद। बुढ़िया की याददाश्त बहुत तेज है, कहीं इसको याद ना आ जाए कि मैं इसी के गांव में चोरी करते पकड़ी गई थी। बहू, क्या तुम मुझसे पहले कभी मिली है? नहीं मौसी जी, मैं तो आपसे कभी नहीं मिली, बल्कि मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ अभी। दीदी, आप 1 महीने से चारों धाम घूम रही हो, लगता है आपको वहम की बीमारी हो गई है और कुछ नहीं। हो सकता है तू अपनी जगह सही बोल रही हो। मैं सही हूँ बहू, ये मौसी जी का सामान अंदर कमरे में रख दे जाके, अब दावत तक मौसी जी मेरे साथ ही रहेंगी। ये बात सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सामान का थैला ले जाकर कमरे में फेंक देती है। तभी एक सोने की मोटी चैन आकर उसके पैर में गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर जैसे ही अलमारी में उसे रखने चलती है, तभी कम्मो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से नहीं, वही हाल तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगा मुझे याद नहीं आया कि तुम हमारे गांव की नामी चोर हो? मैं तो अपनी बहन के कारण चुप थी कि उसका दिल ना टूट जाए। आपको गलतफहमी हुई है मौसी जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे बनाने की कोशिश मत करो,
और अपनी आदतें सुधार लो। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम मुझे दोबारा चोरी करते हुए पकड़ी गई तो मैं राकेश और शारदा को सब कुछ बता दूंगी। इस समय अपनी गलती मान लेना ही ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी जी, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगी। आप किसी से कुछ मत कहना। कमल रजनी को एक मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और रजनी एक एक करके घर का महंगा और अच्छा सामान एक बैग में भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा अपनी बहू की पहली दावत में कोई कमी नहीं रखती। सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है। गांव के सभी लोग दावत के लिए उसके घर इकट्ठा होते हैं। तभी कम्मो शारदा से कहती है, अपने खानदानी जेवर भी बहू को दे दे, ताकि जब भी वो तैयार होकर बाहर आए तो सबको पता चले कि शारदा देवी की बहू आई है। हाँ दीदी, ये बात तो आपने सही कही। वैसे भी वो गहने इतने भारी हैं कि अब मुझसे तो पहने ही नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, जा तू बहू को गहने दे दे और मैं मेहमानों को देख लेती हूँ तब तक। शारदा अपनी बहन की बात मानकर अपने सारे खानदानी गहने अपनी बहू को दे देती है। गहने पाकर रजनी की आंखें खुल जाती हैं। एक तरफ सभी दावत के मजे ले रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रजनी सारा सामान समेटकर लोगों की भीड़ में 9-11 हो जाती है। कुछ देर बाद जब शारदा रजनी को बुलाने जाती है तो वो कमरे में नहीं थी। शारदा जल्दी से ये बात कम्मो को बताती है। मुझे पहले ही पता था, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। दीदी, आप कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बहू पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? शारदा, तुम्हारी बहू एक चोर है। तुम्हारा घर न टूट जाए इसीलिए मैंने तुम सबको अभी तक नहीं बताया था ये सब। कुछ ही समय में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी शारदा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी 2 लेडी कांस्टेबल रजनी को पकड़कर कम्मो के पास लाती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर में चोरी करके भाग जाओगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने जानकर तुम्हें वो खानदानी जेवर दिए थे। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी चोरी करने की आदत को चुनोगी या अपने घर वालों के भरोसे को, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम कभी नहीं बदल सकती हो। दीदी, आपने इसे पकड़वाया कैसे? मैंने पहले ही पुलिस को सारी बातें बता दी थी, क्योंकि गांव का इंचार्ज मेरा देवर है। सभी पुलिस वाले इस पर नजर रखे थे। जैसे इसने गांव से भागने की कोशिश करी, सबने इसे पकड़ लिया। सभी गांव वाले कम्मो के दिमाग की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद वो रजनी से अपनी बहन के खानदानी जेवर वापस लेती और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। इस तरह से आखिरकार शारदा की चोर बहू को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।